हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी। आप ये वीडियो देख रहे हैं जो कि है पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 का चैप्टर 1। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। आपको अगर पहला पार्ट देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको पहला पार्ट जो कि डेमोक्रेसी पे था वो भी मिल जाएगा, और एक बोनस वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था वो भी ज़रूर देखिएगा। आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी उस वीडियो को देख के। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, और ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 के लिए। हम डेमोक्रेसी वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम पार्ट जो कवर करने वाले हैं वो है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाला। तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी मतलब सामाजिक न्याय और बराबरी या समानता आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान कहता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सामाजिक न्याय और बराबरी होना ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइडलाइंस देता है कि हम एक नई सोसाइटी को बनाएं जो इन दो वैल्यूज पर बेस्ड हो। किन दो वैल्यूज पर? सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, और इक्वालिटी यानी बराबरी या समानता। अब देखिए, हमको ये क्यों कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्यों कहा, गवर्नमेंट को क्यों कहा, गाइडलाइन क्यों दी कि आप लोग समाज को बनाइए जिसमें न्याय हो और जिसमें बराबरी हो। क्योंकि अन्याय भी था और असमानता भी थी। आप कोई चीज तभी लाने की सोचोगे जब आपके पास वो चीज नहीं होती। अन्याय था इसीलिए हम सोचते हैं कि न्याय हो, और क्योंकि बराबरी नहीं की जा रही, असमानता हो रही है, लोगों में समाज में असमानता चल रही है, इनइक्वालिटी चल रही है, प्रैक्टिस करते हैं लोग इनइक्वालिटीज को। इसीलिए हम सोचते हैं कि एक नया समाज हो जहाँ पे इक्वालिटी या बराबरी हो, समानता हो। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप लोग एक ऐसा समाज बनाइए जो हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, जब अंग्रेजों का शासन था, चाहे जो मुगल शासन था या चाहे दिल्ली शासन था, लास्ट 400 500 1000 सालों में जिस तरह देश ने इनइक्वालिटी की है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, वो असमानता, वो इनइक्वालिटी आगे ना हो, और उसके बजाय हम एक ऐसी सोसाइटी में रहें जो बराबरी में यकीन करती हो और जिसमें न्याय हो, सामाजिक न्याय हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे कहा। इसके लिए हमें क्या करना है? टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। इसका मतलब है टू रिमूव सोशल कंडीशंस जो रिस्पॉन्सिबल है अन्याय के लिए। वो कंडीशंस, वो सामाजिक कंडीशंस, वो हालात जिनके वजह से हम अन्याय होता है, उन्हें निकालना, और इंसिस्ट करना किस पे? इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। हम ये चीज, ये जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से असमानता होती है, जिसकी वजह से लोगों में, सोसाइटी में अन्याय है, इनजस्टिस है, वो सारे फैक्टर्स हम निकाल दें। जैसे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, छूताछूत की प्रैक्टिस, या फिर अलग अलग लोगों एक साथ बैठ के खा नहीं सकते, एक दूसरे के कास्ट में इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते। ये वो सोशल कंडीशंस, वो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं, अन्याय, जो कि बेसिकली इनजस्ट है। उनमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज नहीं कर सकते, आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, आप लोग साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, टेबल शेयर नहीं कर सकते। सो दोज आर इनजस्ट प्रैक्टिसेस। उन्हें निकालना है, तब जस्टिस स्टैब्लिश होगा सोसाइटी में। और हमें इंसिस्ट करना है बराबरी पे। किन लोगों की, किस बराबरी में? इंडिविजुअल्स की बराबरी में, कि मैं और आप, चाहे मैं किसी भी जात की हूँ, किसी भी रिलीजन की हूँ, आप चाहे मेरे से बिल्कुल अलग किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट से हो, हम इक्वल हैं, और हम दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यानी कि डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इज्जत, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड जेंडर होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। The principles of justice and equality aim at ending discrimination in social status, such as superior or inferior, on the basis of caste, religion, language, and gender, place of birth, race, property, and giving equal opportunity for development to every individual। ये बहुत लंबा सा सेंटेंस लिखा है, बट बहुत छोटा सा है, इसको मैं ब्रेक करके आपको समझाती हूँ। बराबरी और न्याय और बराबरी, इनके उसूल क्या हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना सोसाइटी में, वो खत्म कर दो।
सिंपल सा बात है, जो भेदभाव है वो खत्म हो जाना चाहिए। कैसा भेदभाव होता है? सुपीरियर और इंफीरियर, उचले और निचले का भेदभाव वही होता है सोसाइटी में, कि मैं उचले कास्ट का हूँ, मैं उचली जेंडर का हूँ, या मैं बड़ी जगह से आया हूँ, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ बहुत अमीर है, प्लेस ऑफ बर्थ ऐसा शहर है जो बहुत अमीर है, या मैं किसी गांव का पला बड़ा नहीं हूं, तो वो भी एक तरीके से सुपीरियर और इन्फीरियर होते हैं। कि हम कई बार शहर के लोगों को कई बार बुरे लोगों की तरह देखते हैं, या गांव के लोगों को पिछले लोगों की तरह देखते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ और रेस का सुपीरियर और इन्फीरियर डिस्क्रिमिनेशन होता है। कि सिंपल, मैंने जैसे आपको कहा, सिंपल सा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी, इसका एम है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, भेदभाव खत्म हो। सुपीरियर और इंफीरियर के बेसिस पे भेदभाव किए जाते हैं, और इन भेदभाव के बेसिस होते हैं या तो हमारा जेंडर, या जो भाषा हम बोलते हैं, या किस ईश्वर को मानते हैं, कौन सी कास्ट से हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, कौन सी रेस के हैं, हमारे पास कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी है, और ये गिविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू एवरी इंडिविजुअल, इसका दूसरा एम है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। पहला डिस्क्रिमिनेशन एंड करना, और दूसरा बराबरी के मौके मिलने चाहिए हर एक को डेवलप होने के लिए, टू देयर फुल पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर ना एक पोटेंशियल होता है, कि आपके अंदर हो सकता है, आप में से किसी के अंदर एक पोटेंशियल होगा अच्छा पायलट बनने का। तो अगर आपके अंदर हमें पोटेंशियल दिखता है, तो आपको वो मौका मिलना चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट से हैं, कौन से जेंडर से हैं। आप लोगों ने देखी होंगी कुछ मूवीज के, औरतें भी फ्लाइट उड़ा सकती हैं, दे कैन ऑल्सो बिकम अ पायलट। तो वो उनको पोटेंशियल जो है वो डेवलप करने का मौका दिया जाना चाहिए। That is the second part of this sentence. Next is, to establish justice and equality, efforts are to be made at all levels of society. सोसाइटी के हर स्तर पर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आप और हम सिटीजन्स हो, हम सबको एफर्ट करना है, हम सबको संघर्ष करना है कि बराबरी और न्याय स्थापित रहे। पर यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा क्या मैटर करता है कि गवर्नमेंट एफर्ट क्या है, कि और उनकी पॉलिसीज क्या हैं, इस मामले पर आर मोर इम्पोर्टेंट। अब सिटीजन्स ने क्या किया, ये इस बारे में हम नहीं जाएंगे कि इस सोशल वर्कर ने ये किया, इस एनजीओ ने ये किया, नहीं। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अलग अलग जेंडर के हैं, अलग रिलीजन के हैं, अलग कास्ट के हैं, उन्हें इंक्लूड होना, इंक्लूडेड या एक तरीके से यूनाइटेड होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए डेमोक्रेसी में। पर वो कैसे होगा? वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम। जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी अलग अलग जेंडर्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग होते हैं, वो अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि सोसाइटी में। सेक्शन मतलब टुकड़े, अलग अलग सेक्शंस। समाज का अलग अलग सेक्शन होता है। कोई होता है जो किसी सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। इवन हिंदुइज्म में भी देख लीजिए, कोई होता है जो कृष्णा को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं। उस हिसाब से भी अलग अलग सेक्ट होते हैं इनके। सो डेमोक्रेसी का क्या काम है, कि अगर हमें चाहिए कि इंक्लूसिव हो, डेमोक्रेसी इंक्लूडेड हो, हर कोई जो सोसाइटी में रहता है वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सके, वो लोक सत्ता में हिस्सा ले सके, तो उसके लिए एक ही चीज करनी है, सोसाइटी के हर सेक्शन को मेन स्ट्रीम बनाना है। मेन स्ट्रीम बनाने का मतलब होता है, मेन स्ट्रीम होने का मतलब होता है एक ऐसी ग्रुप या एक ऐसी सोच जो बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है और नॉर्मली एक्सेप्टेड है, तो हमें मेन स्ट्रीम में लाना है। जैसे कि मुझे याद है बहुत साल पहले बहुत हद तक ना ट्रांसजेंडर जेंडर्स को बहुत मेन स्ट्रीम से बाहर रखा जाता था, दैट यू कैंट इंक्लूड, उनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये पहले बहुत होता था कि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से अलग हुआ करते थे। बट ओवर द टाइम लोगों ने लिबरली सोचना शुरू किया, तो हमने उन्हें भी अपने मेन स्ट्रीम में, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना शुरू किया। जैसे हम एज अ वुमेन हम दूसरे औरतों से दोस्ती करते हैं, हम दूसरे आदमियों से दोस्ती करते हैं, वैसे ही हम अब ट्रांसजेंडर्स को भी अपने सर्कल में इंक्लूड करते हैं, अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ में इंक्लूड करते हैं, उन्हें हिस्सा देते हैं। वैसे ही हमें डेमोक्रेसी को भी इंक्लूसिव बनाने के लिए सोसाइटी के हर सेक्शन को,
चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, किसी भी जेंडर से हो, कहीं से भी आते हो, उन्हें मेन स्ट्रीम में नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल आइडियाज में जगह मिलनी चाहिए। तभी डेमोक्रेसी इंक्लूसिव या सक्सेसफुल होगी। डेमोक्रेसी इनफैक्ट एक प्रोसेस है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अकोमोडेट करने का या जगह देने का। डेमोक्रेसी helps in reducing social conflicts. Let us take review of the effort made in India in this direction. डेमोक्रेसी हमारी मदद करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, मतभेद। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब हम, जैसे मैंने कहा पहले सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था कि नहीं, हम उछली जाति के हैं, हमारे यहाँ के लोग, कोई भी हमारा निचली जाति के यहाँ पे शादी नहीं कर सकता, तो वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है कि टकराव है कि एक दूसरे से। बट क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंडर अब दोनों को, चाहे वो उछली जाति के हो चाहे निचले जाति के हों, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अनटचेबल्स में से हो, चाहे SC ST में से हो, दोनों को बराबरी का मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का। इसीलिए वो दोनों एक सेम लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं कि चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, आप दोनों को बराबरी का मौका है अपनी सरकार चुनने का। इसलिए आप दोनों ही कम्युनिटीज बराबर लेवल पे आ जाती हैं कि इस वजह से टकराव कम हो जाते हैं कि यार मेरे को भी उतना ही मौका मिल रहा है जितना उस गरीब को है, या उस अमीर को है, या उस छोटे जाति वाले को है, या उस बड़ी जाति वाले को है, तो मैं उनके ही बराबर हो गया। ये बात हमें रियलाइज होती है कि जितना हमें सरकार चुनने का हक मिला उतना ही हमसे कम या हमसे ज्यादा जो है उन्हें भी मिलता है। इसलिए हमें रियलाइज होता है कि हम तो इनसे बराबर पे हो गए, हमारे बीच में तो कोई डिफरेंस बचा ही नहीं जिसमें हम लड़ सकें। अब हम देखते हैं कि क्या एफर्ट्स हैं जो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने किए हैं। पहला है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीट को रिजर्व करना। आप लोगों ने कई बार ना, हो सकता है रेस्टोरेंट में जाके सीट को रिजर्व किया हो, पहले ही फोन करके बोला हो कि हम इतने इतने लोगों के लिए सीट रिजर्व करना चाहते हैं। तो जब आप रिजर्वेशन कर लेते हो रेस्टोरेंट में, तो वो रेस्टोरेंट जो क्या कहता है कि हम 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आपके टाइम से वो सीट आपके लिए होल्ड करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे, किसी और को नहीं देंगे। वही होता है यहाँ पे भी, रिजर्वेशन ऑफ सीट। किन चीजों में, लेकिन ये रेस्टोरेंट की नहीं, ये बात हो रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेजेस, IIT IIMs, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज, कोई भी आप जाओ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स होती हैं जो रिजर्व होती हैं उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत समय तक एजुकेशन से या एम्प्लॉयमेंट से डिप्राइव्ड रखा हो, उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के इतने मौके नहीं मिले, जिन सोसाइटी के मेंबर्स को शिक्षा का इतना अधिकार नहीं मिला, शिक्षा का इतना मौका नहीं मिला, उन लोगों के लिए सीट रिजर्व की जाती है। और ऐसा ही सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एम्प्लॉयमेंट में होता है, उसमें भी होता है। कैसे? गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे आप SSC एग्जाम्स दीजिए, UPSC एग्जाम्स दीजिए, कहीं पे भी आप चले जाइए ना, सीट रिजर्व होती है जॉब्स में भी उन लोगों के लिए जिन्हें फाइनेंशियली ग्रो करने का अब तक इतना मौका नहीं मिला था। अंग्रेजों के रहने तक भी कई कई काफी काफी हॉरिबल लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था जाति का और फाइनेंशियल लेवल्स का और प्लेस ऑफ बर्थ का और सबसे ज्यादा जेंडर का। तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन दो ऐसी चीजें हैं जिनसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हो, डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, तो आप कोई काम कर सकते हो। किसी, आपके पास कोई स्किल है तो किसी भी जॉब में आप जा सकते हो अपने स्किल्स के बेसिस पे। जब आप पढ़ोगे तो आप किसी जॉब में जा सकते हो, कोई अपना बिजनेस खोल सकते हो। और जब आप जॉब करोगे या बिजनेस चलाओगे तो आप पैसा कमा के अपने उन पैसे की वजह से अपने कंडीशंस को जो है इम्प्रूव करते हो। ऐसा ही होता है ना, जब आपके पास पैसा होता है तब अपने हालातों को बेहतर करने का आपके पास मौका होता है। इसीलिए सिर्फ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है, ताकि आप पढ़ लिख के कोई नॉलेज या कोई स्किल जो है आपको प्राप्त हो, जिसके बेसिस पर आपको कमाने का एक मौका मिल सके। इसीलिए दोनों जगहों पर हमारे पास रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड रहे हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि 2 साल तक इस कम्युनिटी को मौका नहीं मिला या 2 महीने तक नहीं मिला तो ये बहुत ही डिप्राइव्ड है, नहीं, डिप्राइव्ड है बट बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड मतलब जैसे 200 साल, 300 साल, 500 साल तक। हमको पता है कि एंशियंट मिडाइवल पीरियड में बहुत होता था कि
सिर्फ ब्राह्मण्स को एक्सेस होता था वैदिक नॉलेज का। बट आज देख लीजिए, कोई भी है, किसी को भी आप देख लीजिए, किसी भी कम्युनिटी का हो, इवन किसी और रिलीजन का हो, वो भी वेद पढ़ते हैं के। सो दैट इज दैट। अकॉर्डिंगली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विस, मैंने कहा ना गवर्नमेंट जॉब्स में सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड, किनके लिए? स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब ये होता है कि ये वो कम्युनिटीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिला है, जिनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें लगता है ये वो कास्ट और ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से डिप्राइव रखा गया, और हमें लगता है कि इन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इन्हें मौका मिलना चाहिए, ताकि ये लोग भी आगे जिंदगी में अपनी लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सके, अपने ऊपर जो हुए अत्याचार हैं उनसे उभर कर लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सके, अपना पोटेंशियल रीच कर सके। So basically, scheduled caste and scheduled tribes are the people, are the communities जिन्हें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, इन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ये याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटीज हैं। There is also a provision of reservation of seats for other backward classes, SC, ST and OBC। ये आपने तीनों वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप में से कुछ लोग जो जनरल से होंगे उनको ये वर्ड्स पता होंगे, आप में से कुछ SC, ST, OBC से भी होंगे, तो आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा। ओबीसी जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट और ट्राइब के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से डिप्राइव हुआ करते थे। जैसे कि फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकें या हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकें, हमें अपना फाइनेंशियल हालत सुधारना है, इसीलिए उनके लिए भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंडर उनको भी रिजर्वेशन मिलती है, जो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से लैक करते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। फिर है स्केड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। मैंने SC ST आपको मतलब समझा दिया। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यानी अत्याचार को प्रिवेंट करना, अत्याचार को प्रिवेंट करना, उसका एक एक्ट बनाया गया, एक कानून है ये, जिसके तहत क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने का। द एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस, किसी भी प्रकार का अन्याय, अगेंस्ट द पीपल belonging to what? SC and ST, scheduled caste and scheduled tribes, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment। इस एक्ट के तहत आप किसी भी स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब के इंसान को, किसी भी पर्सन को, चाहे किसी भी जेंडर का हो, अगर वो इन कास्ट और इन ट्राइब से बिलोंग करता है तो आप उनके अगेंस्ट कोई भी अन्याय, कोई भी अत्याचार नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई भी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी, कोई भी अत्याचार किया, तो वो एक लायबल है सजा के लिए। अगर ऐसा करके आप छूट नहीं सकते, कोर्ट में आपको इसके तहत सजा मिल सकती है एक SC या ST कम्युनिटी के इंसान से अन्याय करने पर या अत्याचार करने पर। सो बहुत ही सिंपल था ये, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए, आप लोगों आई होप एग्जाम में भी याद रहेगा। प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का क्या मतलब होता है? माइनॉरिटी का मतलब एक ग्रुप, एक कम्युनिटी जो न्यूमेरिकली कम होती है देश के ओवरऑल आबादी के कंपेयर्ड में। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी जो न्यूमेरिकली, क्वांटिटी वाइज, संख्या में कम है देश की पूरी आबादी से कंपेयर करने पर। जैसे देश की आबादी का सिर्फ 1% या 2% या 5%। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, बट वो माइनॉरिटीज हैं के। बहुत सारे ऐसी कास्ट हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, खासकर जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, कहीं पे भी इंडिया में चले जाओगे ना, आपको कोई ना कोई एक ऐसी लैंग्वेज मिलेगी जिसको बोलने वाले लोग ना बहुत कम होते हैं के। मतलब देश की आबादी आप सोचिए कितने करोड़ है, और उसके आगे मान लीजिए सिर्फ 10,000 लोग हैं या 2,000 लोग हैं या 2 लाख लोग हैं, करोड़ों की आबादी में सिर्फ 10,000 लोग हैं जो ये भाषा बोलते हैं, तो वो लिंगुअल माइनॉरिटी है, लैंग्वेज वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी है। या फिर कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे सिर्फ हमारे यहाँ पर ही
जैसे मैं एक सिंधी हूँ तो हमारे यहाँ पर पानी को और झूलेलाल को पूजा जाता है कि सो वो एक कल्चरल प्रैक्टिस है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो एक माइनॉरिटी प्रैक्टिस है कि क्योंकि पूरे देश की आबादी का कंपेयर करो तो बहुत कम लोग हैं देश में जो इसमें मानते हैं कि यहाँ एक कल्चरल प्रैक्टिस रखते हैं कि सो दैट इज माइनॉरिटीज। अपार्ट फ्रॉम कास्ट एंड ट्राइब भी कुछ माइनॉरिटीज होती हैं, उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। The government has adopted several policies for minorities to provide them opportunity for education and employment। मैंने आपको जैसे पहले बताया, एजुकेशन की वजह से आपके पास कोई स्किल होगी जिसकी वजह से आप जॉब में जा सकते हो और जॉब में जाकर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर कर सकते हो। इसी ऐसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है माइनॉरिटीज के लिए भी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। अगेन, आप लोगों को भेदभाव नहीं कर सकते आप कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, रेस बहुत कॉमन है, मैं बहुत बार बताया है, मैंने कई वीडियोस में कॉन्स्टेंटली मैं सेम बात बता दी आई हूँ। डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, अगर आप भेदभाव करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी कोर्ट में। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जैसे मैंने देखा यहाँ पे हमने बात की ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, ये पर्टिकुलरली हमने पॉलिसी को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए क्या लिखा गया है कि प्रोविजंस बनाए गए हैं। प्रोविजन जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में से एक है कि अगर आप कोई लैंग्वेज माइनॉरिटी है या आप कोई कल्चरल माइनॉरिटी हो तो आपको, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपका राइट है कि आप अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हो जिसके तहत आप अपनी वो लैंग्वेज है ना, जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, वो आप सिखाइए आगे दूसरी जनरेशन्स को। उसके तहत आप एग्जाम्स लीजिए, उस लैंग्वेज को आप प्रिजर्व करिए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जरिए। सो वो भी एक प्रोविजन है कि एक प्रावधान है कि यहाँ पे आपको सारे प्रावधान नहीं बताए गए हैं, सिर्फ इतना बताया गया है कि माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रावधान किए जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव है हर माइनॉरिटीज के लिए। फंडामेंटली क्या प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका भी एक राइट है, उनका भी हक है बराबरी का, आजादी का हक उनको भी है, और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का, और अपनी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप बहुत सारी, जैसे मैंने कहा मेरी एक लैंग्वेज है सिंधी लैंग्वेज, उसका आप मुझे इंस्टीट्यूशन खोलने का मेरे को हक है कि जहाँ पे मैं सिंधी सिखा सकूं, या वो मेरा कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के खाना बनता है किसी फेस्टिवल पे, या किसी तरीके का अटायर, किसी तरीके का पैटर्न, एम्ब्रॉयडरी के कुछ पैटर्न अगर हमारे यहाँ पे बनते हैं तो वो मेरा कल्चरल हेरिटेज है, मेरी वो धरोहर है कि वो नॉलेज है कि वो मैं एक इंस्टीट्यूशन खोल के लोगों को सिखाकर प्रिजर्व करने का मुझे हक है कि मुझे भी उतना हक है जितना बाकियों को है कि सो दैट इज इक्वालिटी, फ्रीडम एंड प्रिजर्विंग योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड प्लस एक्सप्लॉयटेशन। जैसा मैंने कहा ना कि एट्रोसिटीज एक्ट है जिसके चलते आप अलाउड नहीं है आपको किसी भी तरीके का अत्याचार करना, वैसा ही एक्सप्लॉयटेशन करने का भी आपको हक नहीं है किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को। लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। देखिए माइनॉरिटी या सप्रेस्ड ग्रुप की बात करें तो उसमें सिर्फ कास्ट, रिलीजन नहीं आता, उसमें जेंडर भी आता है, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वुमेन। आज के टाइम पे तो चलिए हम बात कर ही नहीं सकते, हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत कुछ हम हमारे जो एम्स थे आज से 50 साल पहले, हमारे जो हालात थे उनसे बहुत प्रोग्रेस किया है। बट ये यहाँ पे आपको क्यों दिया गया है ना, क्योंकि हम प्री इंडिपेंडेंस में या उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस वक्त तक भी ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। या तो औरतों को पढ़ने का हक नहीं है, फिर हमें पढ़ने का हक मिला तो जॉब्स में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता, कई बार सिर्फ इसीलिए कि आप वुमेन हो, आप औरत हो, आपको जॉब नहीं दी जाती। फिर हमने वो भी पावर ओवरकम कर ली कि चलिए हमें भी अब जॉब्स मिलती हैं, फिर जॉब्स मिलने लगी तो हमें बराबरी की पगार नहीं दी जाती, हमें उतनी ही सैलरी नहीं मिलती जितनी आदमियों को मिलती थी। हमने उसके अगेंस्ट भी लड़ा, अब हमें इक्वल पेमेंट्स भी मिलती हैं कि सो ओवर द टाइम बहुत सारे प्रोविजंस बने जिसके करके करके हमें ये सारे जो इक्वलिटी और ये सारी जो जस्टिस है
जो हमारे साथ पहले नहीं होता था। पहले हमारे साथ अन्याय था कि हमें पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलता, हमें जॉब क्यों नहीं दी जाती। अब हमने उसको ओवरकम कर लिया क्योंकि हमारे पास प्रोविजंस थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स में एफर्ट्स किए गए एम्पावरिंग वुमेन, औरतों को भी एम्पावर करने के लिए, क्योंकि जैसे कास्ट में कुछ थे जिन्हें अछूत कहकर दूर रखा जाता, उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से परे रखा गया, वैसे ही औरतों को भी रखा जाता था। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, औरतों की प्रॉब्लम्स को कंसिडर करके कई सारी पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट की गई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि औरतों के बीच से भी इलिटरेसी को जो है वो हम इरेडिकेट कर सके, रिमूव कर सके, और उनके लिए भी टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा ना कि जिनसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट परे रखे गई, तो उनको अपना फुल पोटेंशियल डेवलप करने का चांस नहीं मिला। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारे देश में भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान बनाए गए, जिसके चलते हम औरतों में से बहुत सारे हैं जिनको पढ़ने का मौका मिला, लिटरेसी का मौका मिला। हम अब इलिटरेट कम्युनिटी नहीं बन रहे गए, और हमें भी मौके दिए गए, अपॉर्चुनिटीज दी गई हमारी डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो भी हम अचीव कर सके, हमारे अंदर जो काबिलियत है हम अपने बेस्ट काबिलियत पर पहुंच सके। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, Act Against Sexual Harassment, Domestic Violence Prohibition Acts are some of the important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. काफी लंबा चौड़ा है बट बहुत सिंपल है। अगेन ब्रेक डाउन करती हूँ। क्या राइट दिया गया कि आपको आपके पिता और आपके पति की प्रॉपर्टी में हक है। दूसरा, डॉवरी, दहेज देने की प्रथा जो है वो अब नहीं चलेगी, अब दहेज लेना देना प्रोहिबिटेड है, और कानून के तहत इस पे सजा है कि सेक्सुअल हैरासमेंट, चाहे वो घर पे हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, सेक्सुअल हैरासमेंट के अगेंस्ट भी आपको सजा दी जा सकती है कि अगर आपने सेक्सुअली हैरास किया किसी औरत को तो। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा प्रोहिबिशन एक्ट, अगेन इसके तहत अगर अगर घरेलू हिंसा होती है औरत पे तो इन लॉस पर और हस्बैंड पे उसके अगेंस्ट चार्जेस फाइल होते हैं, उन्हें सजा दी जाती है किसी भी तरीके के वायलेंस के लिए। इनमें से ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि ये एक फेवरेबल क्लाइमेट बनाते हैं औरतों की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, हम सबको इक्वल आजादी दी गई है, बट क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसे पहले ब्राइड ब्राइड बर्निंग होती थी या ऑनर किलिंग की जाती थी कि तो उन सब के तहत ना हमें हमें इतना हमारी जो आज़ादी है ना वो कर्टेल की जाती थी, या हमारे जो डेवलपमेंट है, जितना हम अपना, मैंने जैसे कहा कि हमें भी, हमारे अंदर भी एक पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को हम रीच कर सकें, वो बात सिक्योर होनी चाहिए कि हाँ, हमें इन्हें सिक्योरिटी देने की जरूरत है, क्योंकि इन चीजों की वजह से ये लोग होल्ड बैक हो रहे हैं इनके। तो इसलिए ये एक्ट हमारे लिए दिए गए, ताकि हमारे पास एक फेवरेबल क्लाइमेट हो, हमारे हक में हमें हमारा एक क्लाइमेट मिले, एक एनवायरनमेंट मिले जिनमें हम ग्रो कर सकें। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सही सही मिट्टी में बीज उगाओगे तो वो सही तरीके से ग्रो होगा, अगर उसकी सही देखभाल करोगे तो वो सही ग्रो होगा। ज़्यादा अच्छी आप अच्छे से पानी दो पौधे को तो वो ग्रो होता है, अच्छी मिट्टी दो, अच्छी खाद दो, तो वो उसको फेवरेबल क्लाइमेट कहते हैं ना, कि पौधे को जैसे फेवरेबल क्लाइमेट जो उसकी जिसकी उसकी ज़रूरत है, पानी की, मिट्टी की, खाद की और सूरज की, वैसे ही हमें भी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। चाहे, और ये सिर्फ औरतों तक नहीं, आदमियों में भी अप्लाई होता है, हर किसी पे अप्लाई होता है कि हमें एक फेवरेबल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, हमें एक ऐसे वातावरण की ज़रूरत होती है जहाँ पर हमें लगे कि हाँ, हम सेफ हैं और हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ हम ग्रो कर सकते हैं, हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, हम यहाँ पे महफूज, यहाँ पे सिक्योर, यहाँ पे सेफ महसूस करते हैं। तो ये कानून हमें सरकार ने हमारे लिए बनाए ताकि हम सेफ महसूस कर सकें और अपने पोटेंशियल को रीच कर सकें, अपनी तरक्की की तरफ हम देख सकें। In our country, from the very beginning, women have inadequate representation in politics. सत्ता में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हम बहुत ही इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है।
मैंने आपको पिछले वीडियो में रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझाया था। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मान लीजिए देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और उनमें से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, बट ये रिप्रेजेंटेटिव वो ज्योग्राफिकल एरिया, वो लैंड मास को जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है। औरतों की रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब, आपने एक ज्योग्राफिकल एरिया मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो चलिए रिप्रेजेंट हो गया, बट औरतों को रिप्रेजेंट कैसे करें, जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करें। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली, कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वहां से एक पर्सन इलेक्ट होके आता है, तो वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गई। जेंडर रिप्रेजेंटेशन का क्या, कि लाइक औरतों की क्या जरूरत है, उन्हें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। उनको भी तो पॉलिटिक्स में, उन्हें भी तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, लोकसभा राज्यसभा और हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स में हमें भी रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। बट वो बहुत ही इनएडिक्वेट था शुरुआत से ही। इनएडिक्वेट मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो। Many countries in the world have made effort to increase representation of women. दुनिया भर में देश कोशिश कर रहे हैं कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन को सरकार में, सत्ता में बढ़ा सके। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल। दुनिया में भी, इंडिया में भी कोशिश हो रही है। 73rd 74th amendment reserved 33% of the seats in local self governing institutions। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, कि लोकल लेवल पर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ग्राम पंचायत। इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स में 33% ऑफ सीट्स जो है वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है। मतलब अगर आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 100 सीट्स हैं तो उनमें से 33 सीट्स जो है उन पर आपको एक वुमेन कैंडिडेट ही जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंसी वही रहती है, बट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कहा जाता है कि ये स्पेसिफिकली वुमेन रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मतलब यहाँ से हम किसी आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं भेजेंगे, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी के हों वो कैंडिडेट्स औरत ही होगी। ऐसा 33 जो है सीट्स आउट ऑफ 100 पर्टिकुलरली वुमेन सीट्स होती हैं कि रिजर्व फॉर वुमेन। दिस परसेंटेज हैज बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये बढ़ के 50% है। मतलब चाहे 100 सीट हो तो उसमें से 50 सीट महाराष्ट्र में औरतों के लिए रिजर्व्ड है, चाहे 200 हो तो उनमें से भी 100 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये परसेंटेज 50% बहुत सारे स्टेट्स में है, पर महाराष्ट्र में भी है। एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन स्टैब्लिश। नेशनल कमीशन, जैसा मैंने कहा ना, गवर्नमेंट के दो स्तर है, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। वैसे ही कमीशन के भी लेवल्स होते हैं, एक नेशनल कमीशन भी होती है, कई बार स्टेट कमीशन भी होती है कि, बट यहाँ पे हम क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन औरतों के प्रॉब्लम्स के लिए, औरतों के लिए क्या नया करना चाहिए ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, एनजीओस वगैरह से रिलेटेड काम करना, और जो भी कंप्लेंट्स आती हैं कि उनको देखना, बेसिकली वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट, वुमेन ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स के लिए ये एक कमीशन बैठाई गई। सिमिलर कमीशन स्टेट लेवल पर, जैसे मैंने कहा, स्टेट लेवल पर भी होती है। The Act for Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in direction of democracy. डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के अगेंस्ट जो लॉ बना है, जो एक्ट बना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेसी की तरफ। दिस एक्ट अंडरलाइंस द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन। सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी। अब अचानक से ये कहां से बात आई कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट की वजह से डेमोक्रेसी के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो कैसे आप सोचोगे, कैसे अलाइन करता है कि यार वो तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट है कि औरतों के साथ घरेलू हिंसा ना हो, उसका डेमोक्रेसी की सक्सेस से क्या लेना देना है? लेना देना क्यों? डेमोक्रेसी में आप क्या करते हो? डेमोक्रेसी में आप अपनी गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हो जाकर के वोट देकर। बट एक ऐसी वुमेन, आप सोचिए एक औरत जो कि मान लीजिए ये पर्सन है जो जिसके अगेंस्ट घरेलू हिंसा हुई या किसी भी तरह का, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी तरीके की हैरासमेंट उन्होंने फेस की, तो आप सोचिए कि उनका जो मेंटल स्टेट है वो क्या होगा।
बिकॉज ऑफ किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके की हैरासमेंट, किसी भी तरीके की परेशानी जब आप फेस करते हो लाइफ में, तो आपको एक मेंटल प्रेशर आता है, आपकी एक मेंटल साइकोलॉजिकल जो लेवल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप एक क्लियरली सोच नहीं सकते, क्लियरली डिसीशंस नहीं ले सकते। तो डेमोक्रेसी में जब आपको आपको मौका मिलेगा कि आप जाकर अपनी सरकार के लिए आप अपनी सरकार चुनिए, वोट करिए, तो क्या आपका मेंटल स्टेट वो रहेगा कि आप सिलेक्ट कर सकें, आप कोई चॉइस ले सकें, कोई डिसीजन ले सकें। दैट इज वाई इट इज सेड कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि आप औरतों का सेल्फ एस्टीम जो है, उनकी जो सोचने समझने की, डिसीजन लेने की काबिलियत है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ, मैंने अपनी सोच समझ कर कि मेरी आइडियोलॉजी ये है और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेरी आइडियोलॉजी से अलाइन करती है, इसीलिए मैंने उनको वोट दे के आया। ये आपको सोचने के लिए ना एक क्लियर माइंड चाहिए होता है। लेकिन जब आप टॉर्चर्ड हो, जब आप परेशान हो, जब आपने फिजिकल या मेंटल हैरासमेंट को झेला हो, तो आप इतना क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपका सेल्फ एस्टीम जो है कम हो जाता है, आपका अपने फैसले पर जो भरोसा है ना वो कम होने लगता है। इसलिए डेमोक्रेसी भी कैसे कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में एक डिस्टरबेंस आ जाता है कि कुछ लोगों ने जो फैसला लिया है वो शायद इतना सोच समझ कर ना लिया हो। एक ऐसी औरत जो मेंटली काफी चीजों से गुजर चुकी हो, जो फैसला लेने के लिए श्योर ना हो, जिसमें सेल्फ एस्टीम ना हो, वो कैसे डिसीजन लेगी, क्या उसका डिसीजन सही है ये उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इट इज लाइक अ डिफॉल्ट डेमोक्रेसी में जो होता है कि द दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एंड authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense। अब एक सच मायने में जब आपका मेंटल स्टेट एकदम क्लियर है डिसीजन लेने के लिए, तो आप सही मायने में डेमोक्रेसी में हिस्सा लेकर, इंक्लूड होकर अपना फैसला ले सकते हो। और इसीलिए डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में इंक्लूसिव बनती है। सिर्फ इसीलिए कि आपको हक था, आप चले गए, आप वोट दे के आए, बट आपका वो सेल्फ एस्टीम है ही नहीं, आपका वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आप डिसीजन ले सको कि आपको किसे वोट देना है। कि क्या आपने सही मायने में डेमोक्रेसी में, लोकसत्ता में हिस्सा लिया? नहीं लिया। आपको आपको पता ही नहीं चला, आपको समझ में ही नहीं आया कि आप जो कर रहे हो सही है नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। या आप अपने मेंटल स्टेट की वजह से सोच नहीं पाए। तो क्या सच में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई? नहीं हुई। क्योंकि सिर्फ वोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही माइंड में रहकर सही तरीके से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को समझना, उनके एजेंडास को समझना, और ये फिर ये देखना कि आप किन चीजों में मानते हो, उनसे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मैच होती है, कौन से कैंडिडेट्स की सोच मैच होती है आपकी सोच से, फिर आप उन्हें वोट दो। तब जा करके डेमोक्रेसी का सिस्टम पूरा होता है, पूरा साइकिल है कि ये। क्योंकि डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए, यहाँ पर साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कि इस तरह से यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। रीड द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में, बट यहाँ पर हमें दिया गया लोकसभा में कितनी, किस साल में कितनी औरतें थी, और वो टोटल जितने लोग हैं उनमें से कितना परसेंट थी। मुझे जहां तक पता है आज की डेट में लोकसभा में 550 के करीब सीट हैंगे। लेकिन 2024 के फिगर्स कहते हैं कि 550 में से सिर्फ 66 औरतें हैं। कि यानी कि टोटल जो कैपेसिटी है ना, उस टोटल कैपेसिटी के सिर्फ 12.15% ही औरतें हैं। कि आप अगर पॉपुलेशन का रेशियो देखोगे ना, तो इंडिया में आदमी और औरत का पॉपुलेशन रेशियो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12% देश की आबादी औरतें हैं, बाकी सब आदमी है। ऐसा तो नहीं है। औरतें तो उससे ज्यादा है ना, 12% आबादी थोड़ी ना है हमारे देश की सिर्फ औरतें। लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कितना है? सिर्फ 12%। ऐसा यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि 50s में जब इलेक्शन होता था तब हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4.50 था। 60s में ये 6.28 गया,
फिर 5 पे आकर के गिरा था, उसके बाद 3 पे भी आके गिरा था 77 में, फिर राइज हुआ 7.95 पे, देन 7.95 से चल के 9.02 है, देन 10.87 है, और इस वक्त हमारा रिप्रेजेंटेशन रेशियो है 12.15%। मतलब ऑलमोस्ट 12% हमारे लोकसभा मेंबर्स जो हैं औरतें हैं, बाकी के ऑलमोस्ट 88% आदमी हैं। बट क्या पॉपुलेशन का भी यही रेशियो है? ये वुमेन रेशियो है, ये मेन रेशियो है कि पॉपुलेशन का ये रेशियो तो नहीं है। पॉपुलेशन तो आई थिंक इससे ज्यादा ही होगी। क्या ये एडिक्वेट है? नहीं, ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ वुमेन एमपीज इज मिनिमम? मिनिमम कौन से साल पे है? इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ वुमेन एमपीज इज मैक्सिमम कौन से साल में है? आपको पाई चार्ट या बार चार्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। ये आप लोगों के होमवर्क्स हैं, आप लोगों को ही करना है कि अगले वीडियो में हम लोग ये रोल ऑफ जुडिशियरी देखेंगे, एंड उसके बाद हमारा ये सिलेबस खत्म होगा। आपको क्वेश्चंस भी मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, या आपको कोई फीडबैक लिखना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है, मुझे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करिए, या मेरे जीमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो उनके आपको जवाब मिल जाएंगे। बने रहिए अगले वीडियो तक, अपना ध्यान रखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।